हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आपकी स्टडीज़ वगैरह अच्छी चल रही हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था, हमने ओवरलैपिंग पढ़ ली है। 11th का हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जनरली बेस्ड किस पे है? हमने वीबीटी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और ओवरलैपिंग पढ़ी थी। तो ये जनरली जो बेस्ड है वो ओवरलैपिंग या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ही आप बोल सकते हो, उसी पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं, हमारा नया टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड से ही मतलब इतने वर्ड का ही अगर आप मीनिंग निकालोगे तो हाइब्रिड का मतलब होता है जब क्या होता है, दो चीज़ें मिलके कुछ नई चीज़ का या मटेरियल का फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो वो किस पे बेस्ड होता है? ऑर्बिटल्स पे। और वो भी कौन से ऑर्बिटल्स पे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल पे बेस्ड होता है। मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिड का मतलब होता है न्यू चीज़ का फॉर्मेशन करना। अभी हम क्या देख रहे थे? हमने ओवरलैपिंग देखी थी, हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। उसमें क्या होता है, जब बॉन्डिंग होनी होती है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल हो गए, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया, या एलिमेंट की रिएक्शन हो गई, तो अगर वो होती है तो उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि बॉन्ड कैसे बनेगा, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी? हाइब्रिडाइजेशन में मिलेंगी। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने बताया बेस्ड किस पे है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह सब बनेगा, लेकिन मेनली जो है ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कैसे होने चाहिए ऑर्बिटल, वो हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमारा बेरिलियम है, बोरॉन है या कार्बन है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। ठीक है, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है, ये भी बेस्ड किस पे होगा? ये आप बोल सकते हो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और एक एटॉमिक ऑर्बिटल पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालते हैं तो 1s2 2s2, राइट। एंड इसका निकालेंगे हम 1s2 2s2 2p1, ओके। एंड इसका 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखते हो तो इनकी जो लास्ट वाली शेल है, हाइब्रिडाइजेशन में जनरली क्या देखा जाएगा? लास्ट शेल भी देखी जाएगी। लास्ट शेल आप बोल दो या ऑर्बिट बोल दो, है ना, ऑर्बिट या ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। हमें क्या देखना है? लास्ट शेल या लास्ट ऑर्बिट देखना है। उस लास्ट शेल में हम क्या देखेंगे? उस लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है वो देखेंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जनरली। कैसे होने चाहिए? अनपेयर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए, तभी जाके क्या करेंगे, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो बेरिलियम का हमने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी क्या हुई? अगर वैलेंसी लास्ट ऑर्बिट में हम लोग देखते हैं, वैलेंसी क्या होती है? जो कि लास्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो वैलेंसी कहलाती है। इसकी लास्ट वाली शेल में अगर देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो बेरिलियम की वैलेंसी कैसी हुई? 0। इसकी देखें तो इसमें कितना है? बोरॉन की सिंगल 1, ठीक है। और कार्बन की देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बॉक्स के थ्रू बनाते हैं इस तरीके से, तो 1 और 2 इस तरीके से फिल किया जाएगा। 2px रहेगा, ये y रहेगा और ये z रहेगा। ठीक है, 2px 2py 2pz। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 हो गए। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये नहीं है, ये गलत है। ये क्या है? ये वाली जो स्टेट कहलाएगी, नॉर्मली हमने इसको लिखा है, ये वाली जो स्टेट कहलाती है, ये कहलाती है आपकी
ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, जिसमें एनर्जी नहीं होती, मतलब ग्राउंड स्टेट जब वो नॉर्मल स्टेट में होता है। कैसे स्टेट में होता है? नॉर्मल स्टेट में होता है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को एक्वायर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यही जो ग्राउंड स्टेट है ये क्या होती है, ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है किस में, एक्साइटेड स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगी, बाय दी या ड्यू टू बाय दी एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एनर्जी ले लेते हैं तो ये ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आप बोलोगे कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के कारण ये अपनी शेल्स में से जो मतलब एक सिंपल शेल में से अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके बाहर वाली शेल्स में ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि हम देख लेते हैं, बेरिलियम ही है, बेरिलियम का नंबर कितना हुआ, ये आपकी कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ठीक है, तो यहाँ बेरिलियम का नंबर कितना है, 4 है। हमारे पास ऑर्बिटल कितने, 1s2 और 2s कितना है, 2, लेकिन 2s के अंदर 2p भी आता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक क्या होगा, एक्साइटेड होके p वाले में चला जाएगा। p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन s से निकल के p में आ गया। फिर बेरिलियम के बाद बोरॉन पे आते हैं, 5 है इसका नंबर, 1s2 2s2 2p 1 था। लेकिन अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में बना के देखते हैं तो ये कैसे बनेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके p वाली शेल में चला जाएगा, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से एक्साइटेड होके ये वाली शेल में आ गया, ऑलरेडी 1 था लेकिन यहाँ से इंटर वाली शेल से यहाँ आ गया। ये बेरिलियम का हुआ। आप कार्बन का भी देख ही लेते हैं, कार्बन का कितना है, 6, 1s2 2s2 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। लेकिन हम इसको अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे तो क्या होगा, 2p में कितने हैं, 1 2, पहले सिंगल फिल्ड करेंगे, 2s में कितने हैं, 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, कितने हो गए। अब यहाँ पे आप एक नई चीज़ देखो, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, इनको अगर आप बॉक्स में फिल कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन, p के 2 ऑर्बिट खाली। ठीक है, इसमें 1 2, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, और इसमें देख रहे हो आप क्या कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब पुराने ऑर्बिट से नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। नए ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के कारण वैलेंसी में चेंज आ रहा है। जब हमने इसको देखा था तो इसकी वैलेंसी कितनी थी, 0, लेकिन इसकी वैलेंसी अगर एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद देखेंगे तो कितनी हो गई, 2 हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड, लास्ट वाली शेल में 2, इसमें कितने हो गए, इसकी वैलेंसी अगर देखी जाए तो वैसे तो 1 थी लेकिन इसकी वैलेंसी अब कितनी हो गई, 3। एंड अगर हम कार्बन की देखें, इसमें वैलेंसी कितनी थी, 2, लेकिन अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। जनरली आपने पढ़ी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 ही है। कार्बन की वैलेंसी मोस्टली 4 ही होती है। वो होती कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल से एक्साइटेड होके दूसरी शेल में या ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। दूसरी ऑर्बिट्स में भी वो कब आते हैं, अब इसमें मैंने जैसे हाइब्रिडाइजेशन में बताया कि ऑर्बिट्स ही, एटॉमिक ऑर्बिट्स ही या ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑर्बिटल्स भी दूसरे कौन से हैं, उन्हीं के ही शेल वाले हैं। मतलब s ऑर्बिट है लेकिन शेल तो उसी की है। नंबर ऑफ शेल अगर देखें 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। ये आपकी नंबर ऑफ शेल कहलाती
हैं। और ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, एस पी डी एफ, ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो एस के अंदर अगर आ रहा है तो पूरा जो हमने अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ा था या हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, पाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ये सारे जो हमने प्रिंसिपल्स देखे थे उसमें हमने जो रूल्स देखे थे, तो उसमें क्या होते हैं, एक शेल के दो के इस तरीके से, जैसे एस का 1s था, फिर 2s था, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, इस तरीके से था। तो ये एक ही मतलब शेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स थे। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, मोस्टली यही होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं सेम एनर्जी लेवल के और डिफरेंट शेप्स के, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, सेम ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो प्लस इनके डिफरेंट क्या रहेंगे, डिफरेंट शेप्स रहेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी कैसी रहेगी, एनर्जी भी ले लो आप, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, जब न्यू ऑर्बिटल्स या सेम एनर्जी के मिक्स होते हैं टुगेदर, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं मिक्स होके डिफरेंट एनर्जी के और सेम एनर्जी के डिफरेंट शेप्स के, तो वो कहलाता है क्या, आपका प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स भी दिए गए हैं, वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम लोग देखते हैं रूल्स, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी बनेगा तो इसमें जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो कैसे होने चाहिए, सेम एनर्जी के, ठीक है, मतलब जो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी एनर्जीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। पहला रूल, ठीक है, ये मैं जस्ट आपको शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ, आप बुक से भी देख सकते हो कि प्रॉपर कैसा लिखना है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ये जस्ट आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कि आपको याद रहे ऐसा बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के होने चाहिए, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है, वो मतलब जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कोई भी एक है, दो है, तीन है, जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे अगर किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, तो इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, मतलब जितने पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है, उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, और वो भी कैसे, सेम एनर्जी के, सेम एनर्जी के, मतलब अगर एक ने पार्टिसिपेट किया है तो एक ही नया ऑर्बिटल बनेगा, चार ने पार्टिसिपेट किया है तो चार ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो सेम एनर्जी लेवल के पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में क्या होगे कि इक्वल नंबर के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और नए ऑर्बिटल इक्वल नंबर के बनेंगे, ठीक है। थर्ड रूल है, थर्ड बताया गया है कि ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इन हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन, मतलब आप अगर देखो तो ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं, शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्बिटल मिल रहे हैं और वो मिलके नया कोई भी ऑर्बिट फॉर्म कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, या तो हमारे ऑर्बिटल वैकेंट होने चाहिए, ठीक है, या फिर हाफ फिल्ड होने चाहिए, हाफ फिल्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वैकेंट मतलब पूरी तरीके से खाली रहेगा, हाफ फिल्ड मतलब इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा, या फिर आपका आप बोल सकते हो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। तीनों में से मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, या तो वैकेंट पूरी तरह खाली होने चाहिए, ये ऑर्बिटल बॉक्स के थ्रू जो हम बनाते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, तो या फिर हाफ फिल्ड होने चाहिए, या कंप्लीटली फिल्ड मतलब पूरा फिल्ड रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ जो है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो डिफरेंट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट ओरिएंटेशन के होने चाहिए, ठीक है। इन स्पेस मतलब अलग अलग उनका क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन जो होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन कैलकुलेट द ज्योमेट्री, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की क्या कर सकते हैं हम, ज्योमेट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वो कैसी ज्योमेट्री का है ऑर्बिटल जो है वो, या जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है वो किस ज्योमेट्री का बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिक्स्थ आप लिख सकते हो कि जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म होगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, बॉन्ड बनेंगे, तो इसमें बॉन्ड जब बनता है तो कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये कुछ ईजीएस्ट पॉइंट हैं, 1 to 6 आप रूल्स याद रख सकते हो। पहली चीज़ कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, दूसरी रूल्स क्या होते हैं वो आप याद रख लो। थर्ड अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइप्स देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो अब वही देखते हैं हम। तो रूल्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के, दूसरा जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पुराने हैं उतने ही नए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगे, इक्वल रहेंगे। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड। On the basis of hybridization we can calculate the different orientation of the molecules, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, कंपाउंड की ज्योमेट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें जो बॉन्ड बनेंगे इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड्स फॉर्म्स बिटवीन द कंपाउंड्स आर हाईली स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड आप बोल सकते हो। तो अब ये रूल्स हो गए, अब हम इसके देख लेते हैं टाइप क्या होते हैं। काफ़ी सारे टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, 1 by 1 देखते हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा फोकसली देखिएगा। सबसे पहला टाइप जो दिया है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होगा, इसमें मतलब नाम से अगर आप देखोगे, देखते चलोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। sp मतलब इसमें जो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से करेंगे, एक s ऑर्बिटल करेगा और एक p ऑर्बिटल, मतलब व्हेन 1 s ऑर्बिटल कंबाइन होगा ये, ठीक है, विथ 1 p ऑर्बिटल। आपको पूरा लिखना है, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको सो दैट कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। क्या करना है, 1 s ऑर्बिटल कंबाइन विथ 1 p ऑर्बिटल टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि क्या होगा कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट शेल में s की शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक p की शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उससे जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा बन के वो कहलाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो ज्योमेट्री होगी, ओबियसली हमने रूल्स पढ़े हैं तो रूल्स में आपके शेप्स आ रहे हैं, ज्योमेट्री आ रही है। तो इसमें हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। BeCl2, ठीक है, BeCl2 बेरिलियम का भी हमने निकाला था हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम का नंबर 4। कैसे निकालेंगे इसको, प्रॉपर आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में लिखना ज़रूरी है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2 2s2, ये आपकी नॉर्मल स्टेट। फिर इसको क्या करोगे आप, ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करोगे। 1s2 में कैसे लिखोगे, 2 ऑर्बिटल, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फिल करेंगे। फिर 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल करोगे। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसको सेकेंड स्टेप में लिखोगे एक्साइटेड स्टेट। पैटर्न आपको यही रखना है, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन नाम से ही क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल में जो भी आप लिख रहे हो उसको, मैटर को वर्ड्स में भी लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा 2s से 2p में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से आपका एक ऑर्बिटल, ये आपका 2s और ये 2p, और 2p में भी कहाँ, 2p x में 3 होते हैं p ऑर्बिट में। इसके सब शेल कितनी होती हैं, 3 होती हैं, px, py और pz। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, कितने हो गए, 2 हो गए। बेरिलियम क्लोराइड डाइक्लोराइड है, मतलब 2Cl आ रहे हैं। अब इसका नाम जैसे जो पढ़ा है वो नाम कैसे समझ में आ रहा है, BeCl2 का एग्जाम्पल क्यों लिया अपन ने, क्योंकि S और P देखना है हमें। तो ये एक S ऑर्बिटल हुआ और ये एक P ऑर्बिटल, जब ये दोनों आपस में मिलकर दूसरे क्लोरीन का अगर आप निकालोगे कॉन्फिगरेशन, सिर्फ क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17। लास्ट शेल में इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है P में। क्लोरीन के पास एक ही 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो किस में होता है, P शेल में। और वो किससे रिएक्शन करेगा, वो आपके 2s 2p के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब कैसा हो गया ये, आप लिख सकते हो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये इस तरीके से कहलाएगा। और इसमें आपको ज्योमेट्री भी देना ज़रूरी है, प्लस स्ट्रक्चर बनाना भी मैंडेटरी है। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, इसमें ज्योमेट्री जो बनेगी मॉलिक्यूल की, मतलब BeCl2 की जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, लीनियर बनेगी, ठीक है। लीनियर मतलब स्ट्रेट एक्सिस पे, और एंगल भी फॉर्म होते हैं इसमें। तो एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा Be बीच में, Cl इधर, एक Cl इधर, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कैसे बना, और इसको अगर नॉर्मली वैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो 1s है और 1p है। इस तरीके से जब ये मर्ज होगा, आपस में मर्ज होंगे, ये 1s और ये 1p आपस में जब ये मर्ज होंगे, हाइब्रिड होंगे या ओवरलैप करेंगे, तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन इसी टाइप से चलेंगे। अब हमारे लगभग 6 से 7 टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, तो हम वो एक एक करके देखते जाते हैं। अभी हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन, अब हम देखते हैं sp2। आप क्या करना, आप एक टेबल बना लेना, टेबल के थ्रू आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, टेबल से अगर आप याद करोगे तो। नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा, मतलब 1s रहेगा, 1s ऑर्बिटल कंबाइन, ठीक है, एंड आप लिख सकते हो 2p ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन रहेगी, इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, वो आपकी बनेगी क्या, ट्राइगोनल बोल सकते हो आप, ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं हम। प्लस इसमें कुछ एंगल्स भी फॉर्म होंगे, वो एंगल बनेगा 120 डिग्री का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए BeCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम Be से, बोरॉन B से, BeCl3 मतलब बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन ट्राइक्लोराइड मतलब बोरॉन का अगर निकालोगे तो लास्ट ऑर्बिट कौन सा होता है, S में आता है एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के P में आएगा आपका सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे रिएक्शन करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। 2 ऑर्बिटल्स निकाल के देख लेते हैं हम। बोरॉन का नंबर होता है 5, पूरा आपको लिखना है 1s2 2s2, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। 2p में 1, अभी हमने निकाल के भी देखा था, मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल भी बताए थे। यहाँ ग्राउंड स्टेट लिखनी है, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, प्रॉपर आपको पूरा चीज़ें करके निकाल के बतानी है, ज्योमेट्री और एंगल भी लिखने हैं, और साथ में इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, कि व्हेन 1s ऑर्बिटल कंबाइन विद 2p ऑर्बिटल then it forms sp2 hybridization. In this case there is a trigonal geometry formed, मतलब जो एग्जाम्पल आप दोगे उसमें ज्योमेट्री कौन सी बन रही है, एंगल कौन सा बन रहा है, और उसको फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे सिंगल, p में आपके डबल, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, 1s
और 2p, ठीक है, मतलब एक s का ऑर्बिटल हो गया और 2 p के ऑर्बिटल हो गए। जब ये नए मिलके फॉर्म करेंगे, नया हाइब्रिड फॉर्म करेंगे, तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, होप सो। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्राइगोनल बताया है, तो ट्राइगोनल में कैसे होगा, एक एस के और 2 पी के। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी का शेप देख लें, पी एक्स और पी वाई है। पी एक्स हमेशा ऐसा बनाया जाता है, पी वाई हमेशा थोड़ा सा डायगोनली बनाया जाता है, इस तरीके से। और पी जेड हमेशा स्ट्रेट बनता है, ठीक है। तीनों का स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जब ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे, 1s हो गया आपका और 2p हो गए। ये आपका 2p आप ऐसे लिख सकते हो, 2px और 2py। पूरा एलोबरेट करोगे आप, ठीक है, 1 by 1 स्टेप। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बोरान बीच में, क्लोराइड इधर, क्लोराइड इधर, क्लोराइड इधर। अगर इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी शो कर सकते हो, ठीक है। ये अंदर आ जाएगा, ओवरलैप कर लेते हैं आपस में और ये थोड़ा सा एग्रीगेट हो जाता है सेंटर में। इस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी इनकी ये। और इनका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। इसमें एंगल 120 डिग्री का बनेगा। तो ये हो गई आपकी क्या, ट्राइगोनल ज्योमेट्री sp2 की। अब देखते हैं sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स तो फॉर्म करेंगे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो ज्योमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी, टेट्राहाइड्रल या टेट्राहाइड्रन भी आप बोल सकते हो। इसमें जो एंगल बनेंगे, इसमें क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स बढ़ने लगते हैं तो रिपल्शन का कुछ फोर्स इसमें अप्लाई होता है। इसके कारण क्या होता है, रिपल्शन के फोर्स के कारण जो ज्योमेट्री होती है वो सही नहीं हो पाती है और एक मर्ज हो जाती है एक तरीके से रिपल्शन के कारण। तो इसमें जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहाइड्रन, और एंगल जो बनते हैं, एंगल बनेगा 108 नहीं, टेट्राहाइड्रल सही है एंगल, इसमें ज्योमेट्री नहीं, इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। 90 डिग्री के कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है CH4। CH4 कैसे, कार्बन की वैलेंसी 4, लास्ट ऑर्बिट में निकाल के देख लो आप, 1s2 2s2 2p कितना रहेगा 2। एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट प्रॉपर बनाओगे आप, ठीक है। इसमें 1 बचेगा, p में 4 हो जाएंगे, सिंगल सिंगल सिंगल। 1s हो गया और 3p हो गए, मतलब एक s का और 3 p के मिलेंगे तो आपस में बनाएगा न्यू हाइब्रिडाइजेशन sp3। कैसे बनेगा, CH4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, टेट्राहाइड्रन, ठीक है। ये ऐसा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसको नॉर्मली ऐसे भी आप बना सकते हो। ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर, 90 डिग्री का इसमें एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, sp3। अब देखते हैं sp4। फोर्थ है आपका sp4 नहीं, नेक्स्ट है आपका dsp2 में dsp2। अच्छा, यहाँ पे जो है टेट्राहाइड्रल sp3 जो है, यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 के नहीं बनेंगे, सॉरी, ये 108 के ही बनेंगे, 108 मिनट के, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन फोर्स के कारण होता है ऐसा। dsp2 में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, 1d ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। प्रॉपर आपको लिखना है 1d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, और 2p ऑर्बिटल। जब ये मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, जैसे कि NiCN6। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। इसका जो कंपाउंड का जो बनेगा फॉर्मेशन होगा, या स्ट्रक्चर जो बनेगा, या इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी कैसी, इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, वो कैसी रहेगी आपकी, स्क्वायर प्लानर, ठीक है।
ये आपकी ज्योमेट्री रहेगी। एंगल्स जो बनेंगे इसमें एंगल्स आपके बनेंगे 90 से 120 डिग्री के, मतलब 2 एंगल फॉर्म होंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें बीच में क्या रहेगा आपका, निकल रहेगा। आसपास जो रहेगा आपका CN लगेगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होता है, मतलब एक बॉक्स टाइप का रहता है, इस टाइप की इसको स्क्वायर प्लेनर आप बोलते हो, ठीक है। बीच में आपका निकल रहेगा, आसपास CN 6 लग जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो ये आपका sp dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद 3 और है हाइब्रिडाइजेशन, वो भी देख लेते हैं। वो क्या है, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है हाइब्रिडाइजेशन। 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल है PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी, इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ठीक है, पिरामिडल आप बोल सकते हो। एंगल्स जो बनेंगे, ठीक है, एंगल्स और ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको हाइब्रिडाइजेशन में बनाना, लिखना मैंडेटरी है, और साथ पे उनका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट निकालना भी मैंडेटरी है। तो एंगल्स जो बनेंगे, इसमें मोस्टली एंगल्स बनेंगे 90 डिग्री के। कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, PCl5 है, फॉस्फोरस यहाँ रहेगा, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और 2 क्लोरीन, इस तरीके से। ट्राइगोनल बायपिरामिडल मतलब इस तरीके से ट्राइगोनल रहेगा और बीच में से कटा हुआ, बाय पायरामिडल काट देगा उसको, तो इसलिए इसको ट्राइगोनल बायपिरामिडल कहते हैं। फिर sp3d2 मतलब 1s 3p और d कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, ये मिलके क्या बनाएंगे, sp3d2 और क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो SF6, बुक में आपको प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी बनेगी, इसकी जो बनेगी ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल बनेगी। एंगल्स जो बनेंगे वो बनेंगे आपके कितने, 72 और 90 डिग्री के। कैसे बनेंगे, बना के देख लेते हैं हम। SF6 सेंटर में रहेगा इस तरीके से, 90 ही रहेगा, 72 नहीं रहेगा, 72 आपका इसमें आएगा, ये, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसका ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्टाहाइड्रल और एंगल्स 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, 1s p3d3, ठीक है, ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल IF7, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी पेंटागोनल बाय पायरामिडल, ठीक है। एंगल्स 90 और 70, ठीक है, 90 और 72, सॉरी, ठीक है। एंगल्स याद रखिएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। IF7 मतलब I बीच में और 7 इसमें क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं, 7 फ्लोरीन लगा देते हैं, 1, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड रहेगा, स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। एक 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एंगल बना दीजिए इसमें। ये नीचे जो एंगल रहेंगे, ये 72, ये 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक है। तो ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइप से हम लोगों को देखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर कंपाउंड्स की, उनकी जो भी एग्जांपल्स हैं उनकी आपको एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, देन उनकी ज्योमेट्री और देन उनके एंगल और उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं।
ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको 11th में अगर आपने अभी पढ़ लिया है तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 12th में भी काफ़ी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो उसमें आपको क्लियरिटी रहेगी, मतलब आगे तक ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं VSEPR थ्योरी। देखते हैं हमारा नया टॉपिक है VSEPR थ्योरी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं क्या होता है। V का मतलब होता है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, मतलब ये बेस्ड किस पे है, जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपस में जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था हाइब्रिडाइजेशन में कि इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, एंगल्स चेंज हो जाते हैं। अब वो रिपल्शन कैसे होता है, VSEPR थ्योरी 1957 में गिलिप्स और न्योम ने दी थी। ठीक है, नायलोम ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो VSEPR थ्योरी है वो बेस्ड किस पे है, कोवेलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो तो ठीक है, उसमें ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब भी वो शेयरिंग करते हैं, वैलेंसी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या न्यू हाइब्रिड फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के कारण वहाँ पे क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अपनी ही ज्योमेट्री शो करते हैं। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इनके कारण क्या होता है, कुछ डिस्टॉर्शन होता है, कुछ रिपल्शन होता है, किसमें, स्ट्रक्चर में, किसके, कोई भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। इस को उन्होंने डिफाइन किया किसके बेसिस पे, दो चीज़ों के बेसिस पे, एक बोला लोन पेयर और एक बोला बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक बोला लोन पेयर, एक बोला बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रहेंगे या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बेसिस पे, उसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम होती है। ठीक है, जो कि घिरी हुई होती है आसपास से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो उनसे। ठीक है, और वो बनाते हैं क्या, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल BeCl2 है, तो Be जो है वो क्या हो गई, वो हो गई सेंट्रल आइटम, और Cl क्या हो गया, Cl हो गया आपका जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा और क्या बनाएगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर देखने को आते हैं तो स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बनता है, बॉन्डिंग के इनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे बनता है। अब कैसे बनेगा, इन्होंने कहा पहले आएंगे लोन पेयर, मतलब पहले बॉन्डिंग किसकी होगी, लोन पेयर में होगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि बॉन्डिंग होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी मैं बता रही हूँ अभी आपको, और फिर लास्ट में जाके होगा बॉन्ड पेयर। क्या होते हैं दोनों, वो भी देख लेते हैं, बॉन्ड पेयर। अच्छा, जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जैसे हमने बेरिलियम का निकाला, ठीक है, बेरिलियम का 4, ठीक है, 1s2 2s2 यही रहता है। ये जो रहता है इंटरनल शेल, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी भी एक्साइटेड नहीं होता। हमेशा एक्साइटेड कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है या ऑर्बिटल एक्साइटेड होता है कहाँ से, बाहर वाली शेल से, आउटर शेल से। ये भी याद रखिएगा, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, इनर शेल से नहीं होता। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो कैसे बनाते हैं हम इसको, ऐसे बनाते हैं, 1s2 रहेगा, ठीक है, 2s2 रहेगा, ठीक है, और 2p कैसा रहेगा, वैकेंट, ठीक है, खाली रहेगा, p ऑर्बिटल रहेगा लेकिन खाली रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में वही हम क्या कर देते हैं, इसी एक इसको ऑलरेडी वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, इधर यहाँ पे सिंगल नहीं, 2 यहाँ पे सिंगल हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, p में आ जाता है। एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है,
पी में एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे आप देखो बॉन्ड किस में बन रहा है, बॉन्ड या तो ये बनाएगा और ये बनाएगा, एस बनाएगा और पी बनाएगा। तो ये कैसे हो गए, ये कहलाएंगे आपके क्या, बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कर रहे हैं बॉन्डिंग, बॉन्ड बना रहे हैं। और अंदर वाला जो ये बचता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता है, जो कि सिंगल रहता है, इस तरीके से डबल इलेक्ट्रॉन का एक शेल रहता है, इसको बोला जाता है लोन पेयर। मतलब लोन पेयर के कारण, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होने के कारण इसमें क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब ये बेस्ड किस पे था, स्ट्रक्चर पे भी बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री में चेंजेस आता है। बेसिकली जो है इनका मतलब ये था कहने का कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, मतलब जनरली कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे बॉन्डिंग होगी, लेकिन वहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। क्या होता है, और रिपल्शन किस में होता है, रिपल्शन उनके स्ट्रक्चर में या उनकी ज्योमेट्री में हो जाता है, किसकी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में। इस कारण उनके स्ट्रक्चर सही ढंग से नहीं बन पाते। तो इन्होंने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में बताया। उसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि पहले लोन पेयर लिखे जाएंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिखे जाएंगे, और फिर बॉन्ड पेयर, मतलब इस तरीके से पेयरिंग होगी और इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। मतलब उनका कहना ये था कि प्रायोरिटी पहले लोन पेयर को दी जाएगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड पेयर लास्ट में बॉन्ड पेयर आएंगे। बॉन्ड पेयर आपको पता ही चल गए होंगे, लोन पेयर जो कि शेयरिंग नहीं करते, जो कि बॉन्ड नहीं बनाते, इंटरनल शेल वाले इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बॉन्ड बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी डिफाइन करी जो कि जिनकी ज्योमेट्री का मतलब कर पाना, बना पाना पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे नहीं था। तो VSEPR थ्योरी ने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री को डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये VSEPR थ्योरी है, इसको आप बुक से एक बार और ज़रूर रीड कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है VSEPR। अब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस का है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट उसका लेके आऊँगी। अभी तक के इस लेक्चर में आपको जो भी डाउट है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।